हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक ईगो। तो आज हमने नेट जेआरएफ के जून के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2008 के क्वेश्चंस को करेंगे और मैंने हर एक वीडियो के एंड में मैंने ऑफिशियल आंसर की भी दे रखी है, तो आप उससे मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पेन ले लेती हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज। तो देखिए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो इक्वेशन होता है वो होता है Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा एन इंटू के अल्फा माइनस 1। तो ये टोटल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक के इक्वल आएगा इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो हमारा इसलिए आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर अटेन हिज एंड हर इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर। देखिए कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एकदम वो स्थिति जहाँ पे कंज्यूमर एकदम बराबर की स्थिति में है। तो वो भी किस चीज़ की, वो उसका सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो एकदम प्राइस के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो देखते हैं, यानी कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा प्राइस के इक्वल होगी, तभी हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। नहीं, ये गलत है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, तो ये भी गलत है, और लेस देन प्राइस ये भी गलत है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, तो ये हमारा सही है एकदम। कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितना भी हम कंज्यूम करता जाएगा तो वो कितना सेटिस्फाइड है, मतलब हर एक कंजम्पशन के बाद वो कितना सेटिस्फाइड है, उसको हम बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कितनी है। तो जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी तभी हम उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरेटो ऑप्टिमलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन। अब देखिए पैरेटो ऑप्टिमलिटी हर एक पॉइंट पे कौन सा ऐसा कर्व है जहाँ पे पैरेटो ऑप्टिमलिटी हर एक पॉइंट पे मिलती है। तो देखिए लॉरेंज कर्व, तो लॉरेंज कर्व में तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं होती है, क्योंकि लॉरेंज कर्व का शेप इस तरह से होता है और ये रिलेशनशिप बताता है टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट में, यानी कि रेवेन्यू और टैक्स रेट। और इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज़ करता जाएगा एक पॉइंट के बाद रेवेन्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। देखिए अब इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद रेवेन्यू डिक्रीज़ होती गई, तो इसको बोलते हैं लाफर कर्व, जो कि लाफर ने दिया था। एंजल कर्व को एंजल नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम एंजल कर्व है। और इस हर एक गुड्स के लिए, जैसे नॉर्मल गुड्स हो गया, इन्फीरियर गुड्स हो गया, गिफिन गुड्स हो गया, उसके लिए एंजल कर्व का शेप अलग अलग होता है। और ये रिलेशनशिप बताता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कोई भी कंज्यूमर किस तरह से एक्सपेंडिचर करता है। और एंजल ने बताया था कि अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो जो वो फूड पे एक्सपेंडिचर करते हैं वो कम हो जाती है और अदर गुड्स पे उनका एक्सपेंडिचर बढ़ने लगता है। तो ये तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी, एंजल कर्व में भी। लॉरेंज कर्व देख लेते हैं। तो लॉरेंज कर्व ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इनइक्वालिटी के लिए हम जो भी कर्व बनाते हैं उसको हम लॉरेंज कर्व कहते हैं, जो कि इस तरह के शेप में होता है, इस तरह के शेप में होता है। तो लॉरेंज कर्व में भी हमें पैरेटो ऑप्टिमलिटी टेक प्लेस नहीं होगी। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व का शेप, जब हम एजवर्थ बॉक्स के अंदर जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, और जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। और इसका हर एक पॉइंट पे हमें पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन मिलती है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू सेज लॉ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो देखिए सेज एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है और इन्होंने क्या बोला था
कि अगर हम वेज को कम कर देते हैं, तो इनका जो पॉइंट था कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, तो उन्होंने बोला था अगर वेज कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को हम 20 रुपये दे रहे हैं, अगर हम उसको 10 रुपये दे देंगे तो बचा हुआ 10 रुपये हम किसी और को भी दे सकते हैं। तो जैसे जैसे वेज कम करेंगे तो वो जो वेज हमने कम किया है उसके बदले हम और को भी नौकरी दे देंगे। तो इसलिए, और जब हम नौकरी देंगे तो लोगों में डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे ही प्रोडक्शन होता जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि जब हम वेज को कम कर देंगे तो राइज इन वेज ये भी नहीं होगा, टैक्सिंग वेजेस ये भी नहीं होगा, तो ये क्या है, फॉल इन वेजेस। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिफर्ड एज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर देखिए, मनी सप्लाई के कई सारे मेजर्स हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 का जो कंडीशन है इसमें होता है डिमांड डिपॉजिट DD प्लस अदर डिपॉजिट और प्लस डिपॉजिट विद RBI। फिर उसके बाद M2 का अलग कंडीशन होता है, M1 प्लस इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को भी जोड़ देते हैं, फिर M3 का M1 और इसमें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को भी जोड़ देते हैं। इस तरह से ये अलग अलग मनी सप्लाई के मेजर्स हैं। तो सबसे ब्रॉडर मनी हम M3 को मानते हैं, इसलिए ब्रॉडर मनी मानते हैं क्योंकि इसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों को मर्ज करके ये M3 हमें मिलता है, तो इसलिए इसको हम ब्रॉडर मनी कहते हैं। और सबसे नैरो मनी क्या है, तो नैरो मनी हम M1 को कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर है C। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशंस एंड इनकम। अब देखिए, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन कब हम कहेंगे, ये तब हम रिलेशन उसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे जब हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल हो जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल रिलेशन कंजम्पशन और इनकम में है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल है, तो ये सही है। अब देखिए, यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है, तो सेव नहीं होगा क्योंकि हम कंजम्पशन और इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सेविंग नहीं होगा यहाँ पे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडिकेटिव प्लानिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब होता है कि कैसे हम अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और वो भी किसके थ्रू, जब हम बहुत सारे सेट ऑफ न्यूमेरिकल फोरकास्ट करेंगे या टारगेट्स रखेंगे फ्यूचर के लिए, तो हम उसको इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। ताकि हमने बहुत इंडिकेट करके हमने फ्यूचर के बहुत ही टारगेट सेट किए हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमने हर चीज़ को बनाया है, प्लान किया है, और उस हिसाब से हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। तो क्या रिजिड होता है, ये रिजिड कैसे हो सकता है, रिजिड मतलब कि एकदम संकुचित, तो संकुचित प्लानिंग नहीं करेंगे, हम ब्रॉडर लेवल पे प्लानिंग करते हैं। ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक में नहीं होता है। क्या ये फ्लैक्सिबल होता है, तो फ्लैक्सिबल भी नहीं होता है क्योंकि हम ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं कि हम ये करेंगे। तो ये बहुत, देखिए बी है क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसकी प्लानिंग की जाती है कि कौन सा टारगेट सेट करेंगे, किस किस फील्ड में टारगेट सेट करेंगे, किस फील्ड में ज़्यादा हमें पैसे देने की ज़रूरत है, किस स्कीम को ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक हो सके। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ये है इंडिकेटिव प्लानिंग, तो हमारा बी करेक्ट होगा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन हैरर-डोमर एंड सोलो मॉडल। अब देखिए, हैरर-डोमर और सोलो मॉडल में तो पहले तो एक डिफरेंस है कि ये अनएम्प्लॉय, मतलब ये डेवलप्ड कंट्री और ये डेवलपिंग कंट्री और ये डेवलप कंट्री के मॉडल देते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस ये है, और इनके बीच डिफरेंस है कि ये लेबर और कैपिटल को ही इन्होंने लिया है, और ये लेबर, कैपिटल और इन्होंने टेक्नोलॉजी को भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है। ये इन्होंने एक्सोजीनियस फैक्टर टेक्नोलॉजी को माना है, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल के नाम से इनका मॉडल फेमस है, और इन्होंने हैरर-डोमर मॉडल पे ही बेस अपना मॉडल दिया था सोलो ने।
तो अब देखते हैं कि कौन सा मेजर डिफरेंस है। देखिए रिटर्न्स टू स्केल दोनों ने लिया है, लेकिन इन्होंने डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू लिया है, इन्होंने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लिया है। रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर इनके अलग अलग हैं, ग्रोथ ऑफ इनकम ये भी अलग अलग है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब सोलो ने अपने मॉडल में टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना है, जबकि हेराडोमर में टेक्नोलॉजी का कोई फैक्टर नहीं है। तो इसलिए लेबर कैपिटल की सब्स्टिट्यूबिलिटी सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है हेराडोमर और सोलो मॉडल का। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नर्क्सियन फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देखिए विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है, इसको नर्क्स ने दिया था, तो इसलिए नर्क्सियन फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में दिए थे, और इन क्वेश्चन में पूछा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज़ लिमिटेड बाय, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट को लिमिट करती है, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं होने देती है। तो क्या वो लैक ऑफ सेविंग है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, साइज ऑफ मार्केट है, या द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है। तो देखिए अगर लोगों के पास सेविंग ही नहीं रहेगी तो वह इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो हमारा तो आंसर यहीं पे मिल गया, लेकिन और भी देख लेते हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है ही ऑलरेडी, तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है, ये थोड़ी हमें लिमिट करता है। साइज़ ऑफ मार्केट, साइज़ ऑफ मार्केट भी किसी तरह से लिमिट नहीं करता है इन्वेस्टमेंट को, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी नहीं कहती है कि आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो अगर हमारे पास सेविंग ज़्यादा रहेगी तभी हम उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, टैक्सेस रेज आर क्रेडिटेड इनटू, अगर कोई भी टैक्स बढ़ाया जाता है तो जो उससे पैसा मिलता है वो कहाँ पे जाता है, टैक्स के पैसे। तो देखिए बहुत सारे फंड बनाए गए हैं अलग अलग आर्टिकल्स के, एक और अलग अलग आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, और उस फंड से अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट। अब देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड है, इस फंड से जितने भी टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट को, वो टैक्सेस का पैसा कहाँ कहाँ देना है, जैसे सैलरी हो गई लोगों को, और भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम होते हैं उसमें ये सारे पैसे यूज़ किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड के पैसे। तो हमारा ऑप्शन तो यही हो गया, टैक्सेस वैक्सेस के जितने भी पैसे क्रेडिट होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि कंटिंजेंसी फंड क्या होता है। देखिए कंटिंजेंसी फंड, ये जब कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तब हम इसमें से फ़ंड निकालते हैं, जैसे कि वॉर हो जाए या कोई बहुत ही ट्रेजिडी हो जाए, तब हम कंटिंजेंसी फंड से पैसे निकालते हैं। पब्लिक अकाउंट ये तो फंड से रिलेटेड नहीं है, और प्राइवेट अकाउंट ये तो बैंक के दो अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो ये दोनों मैंने फ़ंड आपको बता दिए, और इस हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि टैक्स वैक्स से रिलेटेड सारे पैसे कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं, जिसको गवर्नमेंट अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिंजेंसी फ़ंड को रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही इमरजेंसी में ही इसका यूज होता है। अब देखिए इट्स आइटम्स विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर। देखिए रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार किया जाए, उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। अब देखिए क्या कैपिटल बजट को बार बार किया जाता है, तो कैपिटल बजट को हम बार बार नहीं करते, सिर्फ एक बार कर देते हैं। कैश बजट, तो कैश बजट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और यूनिफाइड बजट ये भी बार बार नहीं की जाती है, एक बार की जाती है। अब देखिए रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू बजट बार बार की जाती है। रेवेन्यू का मतलब होता है जब पैसे हमारे पैसे जहाँ से भी आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पैसे का। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमें पैसे मिले हैं कहीं से, तो और रिकरिंग नेचर का मतलब होता है उस पैसे का यूज़ करना। तो रेवेन्यू बजट से जो सरकार है बार बार यूज़ करती है, जैसे किसी को सैलरी देना हुआ, किसी को कहीं चीज़ में इन्वेस्ट करना हुआ, तो ये रेवेन्यू बजट का पार्ट होता है। लोगों को पेंशन देना, और जहाँ पे किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है, तो इसलिए रेवेन्यू बजट इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी इज़ करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए
टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारा रेवेन्यू, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से, और इन दोनों के बीच का अंतर अगर माइनस में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम बजटरी डेफिसिट में चले गए हैं, यानी कि हमें बहुत घाटा हुआ है। हम जितना कमाते हैं, यानी कि हम जितना हम अपने कमाने से ज़्यादा हम उसको खर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू का। तो मान लीजिए टोटल रेवेन्यू किसी का और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू किसी को 20 रुपये मिलते हैं और लेकिन उसका खर्चा जो है वो 40 रुपये का है, तो ये घाटा ही तो हुआ। माइनस करेंगे तो हमें -20 मिलेगा, तो ये -20 को हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब के अलग अलग फार्मूला होते हैं, और फिजिकल डेफिसिट के तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं। इसको मैंने प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, इसको मैंने किसी पेपर में सॉल्व कराया है, DSSB के क्वेश्चन पेपर में मैंने इसको लास्ट में सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेनर्स आर नोन एज। अगर आपको ये सब के भी चाहिए जैसे कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको भी करवा दूंगी। अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेनर्स आर नोन एज, अगर हम किसी फॉरेनर से बोरो करते हैं, मान लीजिए फॉरेनर की बात अभी नहीं करते हैं, मान लीजिए हम अपने किसी फ्रेंड से बोरो करते हैं, हम फ्रेंड से उधार लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार मुझे पैसे दे दो, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें लौटा दूंगा कुछ दिनों बाद। तो वो दोस्त क्या बोलता है, देखो मैं अपना पैसा तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे लौटाओगे, मान लीजिए 10 रुपये इसने उधार मांगा, तो वो फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम मुझे लौटाओगे तो मैं 10 रुपये नहीं, तुम मुझे एक्स्ट्रा लौटाओगे तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और वो बोलता है कि तुम मुझे 12 रुपये दोगे तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया फ्रेंड ने, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट इसने ले लिया 2 रुपये का। तो उसी तरह से जब हम किसी फॉरेनर से बोरो करते हैं, फॉरेनर कंट्री से या किसी भी फॉरेनर से, तो वो बिना इंटरेस्ट के हमें पैसे नहीं देता है, बिना इंटरेस्ट के कोई भी पैसे नहीं देता है, भले कम हो या ज़्यादा हो। तो इंटरेस्ट पे कोई कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं बिना इंटरेस्ट पे भी दे देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में बिना इंटरेस्ट के पैसे कोई नहीं देता है। तो मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट पे वो पैसे दे दिया, हमने इंटरेस्ट पे पैसे ले लिया, तो इंटरेस्ट पे पैसे लेने का मतलब क्या हो गया, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो गई कि हाँ अब मुझे इसको लौटाना ही लौटाना है किसी भी तरह से करके। तो जब लायबिलिटी जनरेट हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। हमारा ऑप्शन सी देखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बोरोइंग का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या लेना देना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अनरिक्वेस्टेड रिसिप्ट, इस अनरिक्वेस्टेड रिसिप्ट कुछ होता ही नहीं है, और करंट रिसिप्ट तो वो तुरंत के लेन देन की बात करता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट एक लायबिलिटी को जनरेट करता है, जिस पे हमें देखिए हमने पैसे तो ले लिए लेकिन हमको उसको इंटरेस्ट भी देना है। मान लीजिए कोई हमें गिफ्ट में पैसे दे दिया, तो हम उसको कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट मानेंगे। तो अभी हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वांटिटेटिव रिट्रैक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय अ कंट्री विल लीडिंग। अब देखिए एक होता है क्वालिटेटिव टर्म्स, एक होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो क्वालिटेटिव टर्म्स किसी क्वालिटी को डिनोट करता है, जबकि क्वांटिटेटिव टर्म्स किसी नंबर को डिनोट करता है। और रिट्रैक्शंस का मतलब होता है कि उस पर बाध्यता लगाना, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम किसी भी कंट्री के इंपोर्ट्स पे किसी भी तरह का बाध्यता लगा देते हैं तो कंट्री विल लीडिंग, तो क्या होगा, क्या डिक्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए डिमांड तो डिक्रीज नहीं होगा अगर हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्योंकि डिमांड तो वही है, भले पैसे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो हमारा डिमांड नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिमांड, देखिए डिमांड कुछ भी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। क्या इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्या सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो सप्लाई कैसे इंक्रीज होगा जब हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। मान लीजिए कि हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, किसी भी कंट्री के किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया कि हम दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में उसको एक्सपोर्ट मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो डिमांड तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन हमारी कंट्री ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आपको इतने पैसे, मान लीजिए कि हर प्रोडक्ट पे 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
तो अब सप्लाई क्या होगी, जितनी सप्लाई पहले करते थे इंपोर्ट्स गुड्स की, अब सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि इस पे एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। तो इसीलिए डिक्रीज सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो भी हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर बाहर से मंगाते हैं, उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि क्या कहना चाहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2007 एंड 8, देखिए ये बहुत ही ओल्ड डेटा हो गए हैं जिसमें हमें इंडियन एक्सपोर्ट एज पर जीडीपी 2006 पूछा है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आप देख के जाइएगा कि क्या रेट्स चल रहे हैं। तो ये इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है अभी। फिजिकल डेफिसिट ये भी देखिए 2006 का डेटा है, तो ये भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो रैंकिंग बतानी है। अब देखिए 177, अब जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसकी कंट्रीज़ में भी बढ़ गई हैं, 191 कंट्रीज़ में हम देखते हैं। और अभी करंट की 132, आई थिंक 132 HDI, इंडिया का HDI 132 है अमंग 191 कंट्रीज़। तो ये भी पूरा ओल्ड डेटा हो गया है। और अकॉर्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एज पर जीडीपी ऑन करंट, ये भी देखिए ओल्ड डेटा है। तो ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये ओल्ड डेटा पे बेस्ड हैं। तो इसके जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा जिस भी टाइम का, उसका 1 साल पहले का इकोनॉमिक सर्वे का जो भी डेटा होगा उसको देख के जाइएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और bxy इज इक्वल टू, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन मतलब r और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, हमें पूछा है x ऑन y तो होगा bxy इंटू byx, ये फॉर्मूला होता है रिग्रेशन इक्वेशन का। अब देखिए अब हमें क्या पूछा है, हमें bxy की वैल्यू पूछी है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ। अब देखिए ये अंडर रूट में है, तो जब अंडर रूट हटेगा तो इधर वाले वैल्यू पे स्क्वायर लग जाता है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। और हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं bxy इंटू byx, ठीक। अब देखिए हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो जब हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो r स्क्वायर अपॉन byx और इक्वल bxy। तो हमें वैल्यू मिल गई bxy की वैल्यू क्या मिली है, r स्क्वायर अपॉन byx। तो अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ है, तो देखिए ये रहा r स्क्वायर अपॉन byx, तो इसलिए D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर। अब देखिए जब हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो हम उसमें क्वाड्रेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, कंबाइंड मीन और ज्योमेट्रिक मीन सब पढ़ते हैं, लेकिन हम कौन सा ऐसा एवरेज है जिसको रूट मीन स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक मीन को हम रूट मीन स्क्वायर के भी नाम से जानते हैं। तो अब आगे क्या है, आगे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो आंसर हमारा ए ही करेक्ट होगा। अब देखिए 21 से लेके 30 तक के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आज 21 से लेके 25 तक के असर्शन रीजनिंग करेंगे। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बचे हुए असर्शन रीजनिंग और आगे के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो अब देखिए 21 क्वेश्चंस है। असर्शन ए, अंडर ओलिगोपोली ऑल फर्म्स आर अवेयर ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस। तो ये बात सही है कि ओलिगोपोली का ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सारे फर्म्स अवेयर होते हैं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस पे। अगर एक कोई प्राइस कम करता है तो दूसरा भी उसको फॉलो करता है और प्राइस कम कर देता है, तो ये हमारा सही है। देखिए ये ओलिगोपोलिस, मोनोपोली, ये सब फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं और इनके सारे मार्केट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ओलिगोपोली के बारे में है, जो कि एक दूसरे से अवेयर होते हैं कि वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, तो इसलिए ये सही है। दूसरा हमारा रीज़न बोल रहा है कि पर्सनल राइवलरीज डू नॉट एग्जिस्ट अमंग द फर्म अंडर ओलिगोपोली। तो ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे डू एग्जिस्ट बोलता तो ये क्वेश्चन, ये रीज़न भी सही होता, लेकिन यहाँ पे डू नॉट बोला है तो ऐसा नहीं है। ओलिगोपोली के अंदर भी पर्सनल राइवलरीज होती है। राइवलरीज का मतलब कि द्वंद्व, तो पर्सनल द्वंद्व होते हैं, तो इसलिए ये हमारा रीज़न गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, असर्शन ए इज़ करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो देख लेते हैं कहाँ पे है, देखिए सी में है ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गिवन गुड हैव अ पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व।
तो ये बात सही है। देखिए नॉर्मल जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है और इसका प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन गिफन गुड जो कि एक एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ डिमांड का, तो इसका जो डिमांड कर्व होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है लोगों की डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और वो कौन से गुड्स होंगे जिसकी डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई महंगी चीज़ें हैं तो लोग देखते हैं कि अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तभी वो लेना पसंद करते हैं। तो वैसे गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट्स होते हैं और गिवन गुड्स कहे जाते हैं। अब देखिए पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन केस इज़ मोर देन ऑफसेट बाय नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब देखिए पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा नेगेटिव इनकम इफेक्ट के, तभी तो ये पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगा। तो इसलिए रीज़न भी इसका करेक्ट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ए बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा फर्स्ट में ही आंसर मिल गया, तो इसलिए ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू हिग्स ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। हिग्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड साइकिल उन्होंने दिया था वो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन के इंटरेक्शन पे ही बेस दिया था। और देखिए मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन के इंटरेक्शन को हम सुपर मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसको लेवरेंज इफेक्ट भी बोलते हैं, लेवरेंज इफेक्ट, तो जो कि ये हमेशा पूछा जाता है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये बात सही है। अब देखिए इन हिग्सियन बिजनेस साइकिल थ्योरी एक्सेलरेटर इज इम्पॉर्टेंट इन द डिप्रेशन फेज। अब देखिए मान लीजिए कि कोई बिजनेस साइकिल है जो हिग्स के बिजनेस साइकिल है। अब इसमें इन्होंने बताया कि एक्सेलरेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिप्रेशन फेज का। देखिए मान लीजिए डिप्रेशन फेज में चला गया है हमारा बिजनेस साइकिल, जब तक वो एक्सेलरेट नहीं करेगा कोई भी इकोनॉमी तब तक वो आगे कैसे जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेलरेशन इस फेज़ के लिए, तो ये भी बात सही है। और एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर का इंटरेक्शंस है और जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब कि एक्सप्लेन भी कर रहा है और इंडिविजुअली भी ट्रू है, तो इसलिए हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ड्यूजनबरी हाइपोथेसिस कंजम्पशन। देखिए ड्यूजनबरी ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसका नाम है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक, इन्होंने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था आफ्टर कीन्स। कीन्स ने जो कीन्स का हाइपोथेसिस था उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो कीन्स ने बताया था कि जो हमारा कंजम्पशन है वो कंजम्पशन और इनकम जो है वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। उन्होंने बोला था कि वो रिवर्सिबल होते हैं, ना कि इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि जब कंजम्पशन और इनकम बढ़ेगी लोगों की तो वो अपने जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से वो खर्चा करेंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन ड्यूजनबेरी ने बोला था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो बढ़ते हुए इनकम के साथ वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये बात तो सही है, ड्यूजनबेरी ने बोला था। लेकिन कंजम्पशन डिपेंड्स ओनली ऑन करेंट इनकम बट ऑल्सो ऑन पीक प्राइवेट इनकम। देखिए कीन्स ने बताया था कि जो कंजम्पशन हमारा डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे करता है। यानी कि अभी अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको जैसे जैसे पैसे आएंगे हम उसको उस अकॉर्डिंग खर्चा करेंगे, अगर पैसे नहीं हैं तो हम खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ड्यूजनबेरी ने कहा था कि नहीं, अगर जो हमारा जो कंजम्पशन है वो इस बात पे ही नहीं डिपेंड करता है कि हमारी अभी की इनकम क्या है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा पास्ट में जो हमने खर्चा किया था वो कैसा किया था। उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कंजम्पशन अपना कम नहीं करता है, इनकम भले कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पहले बहुत शौकीन, उसके पास पैसे थे, उसने गाड़ी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो लोगों में अपना रुतबा बनाने के लिए वो कहीं से भी अपना पैसे का जुगाड़ करके उसी लाइफस्टाइल को बनाने की कोशिश करेगा। और इसी इफ़ेक्ट को
ड्यूजेनबेरी ने डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का भी नाम दिया था कि लोग दूसरे को देख के भी अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, भले उनकी ज़रूरत हो या ना हो। तो ये दोनों बात एकदम सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही। क्या ऑप्शन है, क्या है, डू नॉट। देखिए ये इंडिविजुअली ये दोनों सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन ये पास्ट इनकम को अपना वो बढ़ा देगा, तो ये इसको रीज़न को एक्सप्लेन नहीं करता है, जबकि दोनों बात एकदम सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने कंजम्पशन को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि वो लोगों के इफ़ेक्ट को वो देखता है, इरिवर्सिबल है इसलिए नहीं बढ़ा देता है। तो इसलिए हमारा ए आंसर सही होगा कि दोनों इंडिविजुअली सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते एक दूसरे को। नेक्स्ट चलते हैं कि बैकवॉश इफेक्ट। अब देखिए बैकवॉश इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो गुनार्ड मिडल ने दिया है। तो ये क्या बोलता है, बैकवॉश इफेक्ट इम्प्लाइज एन अनफेवरेबल सिचुएशन अराइजेज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो बैकवॉश इफेक्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्री में अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, तो ये बात सही है। उन्होंने फिर रीज़न उन्होंने क्या दिया है कि अनड्यू एम्फेसिस ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एट अ एक्सपेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। तो ये बात भी सही है कि अगर हम एम्फेसिस करते हैं एक्सपोर्ट्स पे ऑफ रॉ ऑफ मटेरियल्स पे, अगर हम रॉ ऑफ मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और तो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम अपने अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी इजाफा होगा, तो ये बात भी सही है। तो यानी कि जब इन दोनों का जो है बैकवॉश इफेक्ट से रिलेटेड है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं, तो इसलिए बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैंने लास्ट में आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की भी दे दिया है, तो ये सारे ऑफिशियल आंसर की है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड।